इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीजी सेट 2026 जो कि अक्टूबर में होने वाला है। उसके पहले पेपर के पहले यूनिट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग शैक्षणिक अभिवृत्ति के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 3 है। अभी तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का वीडियो जारी हो चुका है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी को बातचीत अर्थात संवाद करने की अधिक स्वतंत्रता देता है? ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्प में से कोई एक ऐसा विकल्प है जो हमारे विद्यार्थियों को संवाद करने के लिए अधिक स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन फर्स्ट, फिल्म का उपयोग। ऑप्शन सेकंड है छोटे समूह में चर्चा। ऑप्शन थर्ड है विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, जबकि लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है टीवी पर देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम देखना। तो आइए आप जरूर इस क्वेश्चन के ऊपर चिंतन करिएगा। देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है छोटे समूह में चर्चा। छोटे समूह में चर्चा ही विद्यार्थियों को संवाद करने के लिए अधिक स्वतंत्रता देता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। उससे पहले ब्रूस्टर डोज, छोटे समूह की जाने वाली चर्चा विद्यार्थियों को बिना किसी झिझक के अपने विचारों को साझा करने, प्रश्न पूछने और सक्रिय संवाद स्थापित करने की सबसे अधिक स्वतंत्रता देती है। तो निश्चित रूप से ये ब्रूस्टर डोज आपको और एनर्जी देगा। आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अर्थात सीखना ये परिणाम नहीं है? जो आपको 4 यहाँ पर आंसर संभावित दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है? पहला है अभिवृत्तियां, दूसरा है अवधारणा, तीसरा है ज्ञान अर्थात नॉलेज और चौथा है परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी। आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि इनमें से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है। जी हाँ, ये परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी जो है वो अधिगम का परिणाम नहीं कहा जाता है। आइए थोड़ा अपन इसके बूस्टर डोज भी देख लें। परिपक्वता एक प्राकृतिक और जैविक अर्थात बायोलॉजिकल विकास की प्रक्रिया है जो समय के साथ स्वतः ही आती है। इसे अभ्यास या सीखने के द्वारा अर्जित नहीं किया जाता, जबकि अभिवृत्तियां, अवधारणा और ज्ञान अभ्यास एवं सीखने के प्रतिफल है। मतलब यहाँ 3 क्वेश्चन और बन गया, है ना? ये जो अधिगम का परिणाम है, उसमें अभिवृत्तियां आएगा, अवधारणा आएगा, ज्ञान आएगा। जबकि इस क्वेश्चन में क्या आपको सेट करना है? अभिवृत्तियों के अर्थात अधिगम का परिणाम नहीं है, तो इसमें आएगा परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ बेहतर तालमेल अर्थात सौहार्द स्थापित कर सकता है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोग शिक्षक बनने की दिशा में अग्रसर हैं। ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको करना है। एक शिक्षक अपने छात्र के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर सकता है। कैसे कर सकता है? 4 संभावित आंसर है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला, अधिकार की भावना बनकर। दूसरा, ज्ञान और कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। तीसरा, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा करके। जबकि चौथा, छात्रों का मित्र बन करके। चलिए बड़ा प्यारा प्यारा सा बहुत नेक टू नेक यहाँ पर आंसर है। मिक्स ऐसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से तीसरा होना चाहिए और बिल्कुल है। एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा करके ही हम अपने छात्रों के साथ बेहतर तालमेल
स्थापित कर सकते हैं। और ये बात मैंने एनईपी 2020 में देखा है, जहां पर टीचर की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में बताया गया है। आइए बूस्टर डोज के रूप में हम लोग कुछ जाने। जब एक शिक्षक केवल ज्ञान झाड़ने या आदेश देने के बजाय एक मार्गदर्शक अर्थात गाइड की भूमिका निभाता है, तो छात्र सहज महसूस करता है। इससे शिक्षक और छात्र के बीच एक सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंध स्थापित होता है। जी हाँ, तो टीचर क्या है? एक मार्गदर्शक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। जी हाँ, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। 4 बातें हैं। पहली बात है व्यक्तिगत लाभ का परित्याग और दूसरों की सेवा पर। दूसरा, उसके व्यावसायिक प्रशिक्षण और रचनात्मकता पर। तीसरा, भगवान के प्रति आज्ञाकारिता की भावना के साथ अपने काम और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने पर। जबकि चौथा और आखिरी है विषय पर उनके प्रभुत्व और छात्र को नियंत्रित करने की क्षमता पर। जी हाँ, आप लोग मन ही मन कुछ सोचे होंगे, तो निश्चित रूप से फर्स्ट ही आएगा व्यक्तिगत लाभ का परित्याग और दूसरों की सेवा। ये स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता पर निर्भर करती है। आइए इसके लिए बूस्टर जो डोज देखें। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि आदर्श शिक्षक वही है जो पूरी तरह से निस्वार्थ हो। शिक्षक की वास्तविक सफलता उसके व्यक्तिगत लाभ के त्याग और समाज तथा छात्रों के प्रति सेवा भावना में निहित होती है। ये महत्वपूर्ण सोच था हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? जी हाँ, शिक्षक जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? 4 ऑप्शन है। शिक्षक को शिक्षण को मनोरंजन बनाने के लिए। दूसरा है छात्रों के समझ के स्तर के भीतर पढ़ाने के लिए। तीसरा है छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। जबकि चौथा और आखिरी है छात्रों को सतर्क या एकाग्र बनाने के लिए। जी हाँ, आप लोग सोच लिए होंगे, निश्चित रूप से छात्रों के समझ के स्तर के भीतर पढ़ाने के लिए ही शिक्षक जो है वो सहायक सामग्री अर्थात टीचिंग एड को यूज करते हैं। आइए इसका बूस्टर डोज देख लें। शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चार्ट है, मॉडल है या ऑडियो वीडियो है, इसका प्राथमिक उद्देश्य जटिल से जटिल विषय को सरल बनाना होता है, जिससे वह छात्रों के मानसिक और समझ के स्तर के अनुकूल हो जाए और छात्र बहुत अच्छे से उसको समझ जाए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? ये देखो, किस पर आधारित होना चाहिए और किस पर नहीं होना चाहिए, यही बात हमें समझनी है। आइए पहला आंसर है भाषाई अभिव्यक्ति पर। दूसरा है तार्किक प्रस्तुति पर। तीसरा है जो कुछ भी पढ़ा गया है उसे हूबहू दोहराने अर्थात रटने की क्षमता पर। जबकि चौथा है विषय की समझ पर। आइए इसका आंसर हम लोग देखें, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? जो कुछ भी पढ़ा गया है उसे हूबहू दोहराने अर्थात रटने की क्षमता, हाँ, इस पर मूल्यांकन आधारित नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं ना रट रट के आगे कर लेते हैं, फिर आगे गड़बड़ा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए बूस्टर डोज पर ध्यान दें। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र की समझ, मौलिकता और तार्किक क्षमता को जांचना होता है। यह रटने की प्रवृत्ति का विषय को बिना समझे हूबहू कॉपी करने की क्षमता पर आधारित नहीं होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें।
जब एक सामान्य छात्र कक्षा में अप्रत्याशित या अजीब व्यवहार करता है, तो आप क्या करेंगे? आप जरूर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर। न केवल एग्जाम के लिए, बल्कि यदि आप टीचर बनने की इच्छा रखते हैं, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब छात्र जो है अजीब सा व्यवहार करे, तो हम क्या करें? पहला ऑप्शन है, छात्र को उसी समय और वहीं पर डांटेंगे। दूसरा है, कक्षा के बाद छात्र से बात करेंगे। जबकि तीसरा है, छात्र को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे। चौथा है, छात्र की उपेक्षा करेंगे। जी हाँ, मेरे को लगता है दूसरा ऑप्शन आना चाहिए। अब जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। आइए ब्रूस्टर डोज पर ध्यान दें। एक आदर्श शिक्षक के रूप में छात्र के इस अचानक बदले व्यवहार के पीछे जो मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत कारण है, उसको जानने के लिए कक्षा के बाद उससे अकेले में बात करना सबसे अधिक अच्छा तरीका है, सही तरीका है। ऐसे ही करने चाहिए एक आइडियल टीचर को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। मूल्य शिक्षा अर्थात वैल्यू वैल्यू एजुकेशन, इसका तात्पर्य क्या है? ये चार ऑप्शन है। पहला है, छात्र को स्वस्थ बनाना। दूसरा है, छात्र को नौकरी दिलाने योग्य बनाना। तीसरा है, गुणों की गणना करना। चौथा है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। जी हाँ, यही आएगा। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही मूल्य शिक्षा का तात्पर्य होता है। आइए इसके बारे में कुछ और जानें। मूल्य शिक्षा का मूल्य उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्र के नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों की विकसित करके उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण अर्थात चहुमुखी विकास करना होता है। आइए इस जानकारी के साथ आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। पहला ऑप्शन, छात्रों से उनका गृह कार्य अर्थात होमवर्क कराना। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। तीसरा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। जबकि चौथा है, प्रश्न पत्र तैयार करना। एक अच्छी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती। जी हाँ, क्या सोचे आप लोग? बहुत अच्छा सा सोचे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना ही एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होता है। और इसको करने के लिए पता नहीं क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। आइए और जानिए इसके बारे में। शिक्षण को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि सीखने की प्रक्रिया को इतना रोचक और आनंददायक बनाया जाए कि छात्र उसमें स्वेच्छा और रुचि से भाग लें। जी हाँ, दबाव से बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन, दृष्टिकोण, अवधारणाएं, कौशल और ज्ञान किसके प्रोडक्ट हैं अर्थात किसके उत्पाद हैं? आइए, पहला है अधिगम का। दूसरा, अनुसंधान का। तीसरा, अनुवांशिकता का। या चौथा, स्पष्टीकरण का। ये जो चार बातें हैं, दृष्टिकोण, अवधारणा, कौशल, ज्ञान, ये किसके प्रोडक्ट है? आप जरूर सोच लिए होंगे और सही सोचे हैं आप। ये जो प्रोडक्ट है वो लर्निंग का है अर्थात अधिगम का है। और जाने इसके बारे में। ये सभी तत्व बोले तो दृष्टिकोण, अवधारणा, कौशल और ज्ञान अर्थात नॉलेज, ये सभी तत्व जो होता है वो मानव विकास और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने अनुभवों, अभ्यास और अधिगम के माध्यम से ही अर्जित करता है। आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से किस शिक्षक को सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? जी हाँ, ये आपके लिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। पहला है इसका आंसर, संभावित आंसर, उच्च आदर्शवादी दृष्टिकोण वाला शिक्षक। दूसरा, एक स्नेही शिक्षक। तीसरा,
एक शिक्षक जो अनुशासित है। और चौथा ऑप्शन है एक शिक्षक जो अक्सर अपने छात्रों का मनोरंजन करता है। मेरे ख्याल से क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए क्या? देखते हैं क्या होता है। अरे वाह! इसमें देखिएगा सही आंसर यहाँ पर दिया है एक स्नेही शिक्षक। एक स्नेही शिक्षक को सबसे अधिक पसंद किया जाएगा, स्नेही शिक्षक को। अच्छा, मैं तो अनुशासित बोल रहा था। चलिए थोड़ा और जान लेते हैं। शिक्षण में सहानुभूति, प्रेम और संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। एक स्नेही और सहानुभूति रखने वाले शिक्षक के साथ छात्र सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं और खुलकर सीखते हैं। मतलब खुला वातावरण उसको चाहिए ना। हर चीज में अनुशासन ठीक नहीं है, लेकिन अनुशासन भी जीवन का एक अंग है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी चल रही है? लर्निंग की चल रही है। बिल्कुल ठीक है। एक स्नेही शिक्षक को ही सबसे अधिक पसंद किया जाएगा। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन। वह विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से संवादात्मक शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण करता है वह है पहला उस्मानिया विश्वविद्यालय, दूसरा पुणे विश्वविद्यालय, तीसरा अन्नामलाई विश्वविद्यालय और चौथा है इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। चलिएगा देखते हैं वो कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से संवादात्मक शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। जी हाँ, ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने ज्ञान दर्शन और एकलव्य चैनलों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन के छात्रों के लिए संवादात्मक और लाइव शैक्षिक सत्रों का प्रसारण करता है। जी हाँ, इस जानकारी के साथ ही ये रहा अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वर्तमान समय के शिक्षक को कक्षा शिक्षण के साथ प्रभावी ढंग से तालमेल बिठाने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल की आवश्यकता होती है? अब देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा मिक्स टाइप का है। प्रौद्योगिकी ज्ञान का, शिक्षण अधिगम और प्रौद्योगिकी का उपयोग और तीसरा है छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान, चौथा है विषय पर महारत। अब ऑप्शन आपको चुनना है। क्या 1 और 3 दोनों सही हैं? क्या 2 और 3 दोनों सही हैं? क्या 2, 3 और 4 तीनों सही हैं? क्या 2 और 4 ये केवल 2 ही सही हैं? है ना? वर्तमान समय में शिक्षक को कक्षा शिक्षण के साथ प्रभावी ढंग से तालमेल बिठाने के लिए इनमें से किसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता है? आइए आंसर जाने। 2, 3 और 4 मतलब शिक्षण अधिगम में है ना टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें और छात्रों की आवश्यकताओं का भी हम लोग ध्यान रखें और विषय पर है ना महारत भी हासिल हो। आइए कुछ और जाने इसके बारे में। आज के समय में केवल टेक्नोलॉजी टेक्निक का सैद्धांतिक ज्ञान काफी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल काफी नहीं है, बल्कि उसका शिक्षण में सही उपयोग करना है ना, छात्रों की जरूरतों को समझना और विषय पर मजबूत पकड़ होना ये चौथा बिंदु बोलता है। छात्रों की जरूरत को समझना ये तीसरा बिंदु बोलता है। जबकि शिक्षण में सही उपयोग किसका? टेक्निक का, ये दूसरा बिंदु बोलता है। तो ऑप्शन आएगा सी, बिंदु 2, 3 और 4। इसको और अच्छे से करिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। भारत में शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन अर्थात मान्यता ग्रेडिंग के लिए किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला है नेक और यूजीसी, दूसरा है एनसीटीई और नेक, तीसरा है यूजीसी और एनसीटी
जबकि चौथा है एनसीटी और इग्नू। आइए, किसने एमयू किए हैं हम लोग देख लेते हैं। किसने किया भैया? नेक और एनसीटीए ने। आइए इसके बारे में और हम लोग डिटेल में जाने। ये सभी तत्व मानव विकास और शिक्षा से जुड़े हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने अनुभवों, अभ्यास और अधिगम। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप का आपका जानकारी है। इस क्वेश्चन से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, फिर भी अलग से इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आप टीचर बनना चाहते हो ना? जी हाँ, तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? वैसे तो बहुत सारे कर्तव्य है, लेकिन प्राथमिक कर्तव्य क्या है? पहला, छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना। दूसरा, छात्रों के शारीरिक स्तर में सुधार करना। तीसरा, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। और चौथा है छात्रों में मूल्य प्रणाली अर्थात वैल्यू सिस्टम को आत्मसात कराना। जी हाँ, कौन आएगा? छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। न केवल पुस्तकीय ज्ञान, बल्कि बहुत सारी विधाएं हैं, है ना? उसको हम लोग डेवलप करें, यही हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। आइए कुछ और जाने। बौद्धिक और नैतिक विकास आवश्यक है। जी हाँ, आवश्यक है। लेकिन शिक्षा का अंतिम जो लक्ष्य होता है, लास्ट टारगेट जो होता है, वो लक्ष्य बच्चे का समग्र अर्थात सर्वांगीण विकास करना होता है, जिसमें मानसिक, शारीरिक, नैतिक और सामाजिक सभी पहलू शामिल होते हैं। जी हाँ, आइए हम लोग आगे बढ़ें इसी जानकारी के साथ। सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग कब अधिक इफेक्टिव होता है? पहला है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। दूसरा, शिक्षण अभ्यास के दौरान। तीसरा, शिक्षण अभ्यास के बाद। और चौथा, हमेशा। जी हाँ, क्या आएगा? शिक्षण अभ्यास के दौरान ही ये जो माइक्रो टीचिंग है, वो सबसे अधिक इफेक्टिव होता है। और जान ले हम लोग, माइक्रो टीचिंग एक शिक्षक प्रशिक्षण टेक्निक है। यह वास्तविक शिक्षण अभ्यास के दौरान सबसे इफेक्टिव होता है, जहां भावी शिक्षक विशिष्ट शिक्षण कौशलों का अभ्यास छोटे समूहों में करते हैं। जी हाँ, इस पर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, तैयार जरूर करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। छात्र किस शिक्षक में छात्र किस शिक्षक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। पहला है आदर्शवादी दर्शन। दूसरा, करुणा अर्थात सहानुभूति। तीसरा, अनुशासन। चौथा, मनोरंजक होना। चलिए, क्या डिसीजन लिए आप लोग भाई भावी टीचर लोग? ये लीजिएगा, किसको? करुणा अर्थात सहानुभूति को छात्र जो है ना, वो शिक्षक का सबसे अधिक पसंदीदा गुण होता है। चलिए, तो हम लोगों को इस गुण को, है ना, बच्चों में बिखेरना है, बांटना है। आइए इसके बारे में हम लोग और जाने। छात्र जो होता है, उस शिक्षक को सबसे अधिक जुड़ाव महसूस करता है, उस शिक्षक से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जो दयालु हो, करुणामयी हो और उनकी समस्याओं के प्रति सेंसिटिव हो। जी हाँ, तो हमें दयालुता होना चाहिए, हमें करुणा होना चाहिए और हमें विद्यार्थियों के समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? वैसे तो टीचर के बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण होते हैं, लेकिन उनमें कौन से सबसे बेस्ट है? पहला है समयबद्धता और ईमानदारी, दो प्रॉपर्टीज को डाल दिया ना। दूसरा है विषय पर महारत, ये तो होनी ही चाहिए। तीसरा, विषय पर महारत और प्रतिक्रियाशील होना। जी हाँ, और चौथा ऑप्शन है विषय पर महारत और मिलनसार होना। चलिएगा, यही चाहेगा, विषय पर महारत के साथ साथ
आदमी को अर्थात टीचर को मिलनसार होना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है एक अच्छे टीचर का। आइए और हम लोग इसके बारे में जाने। एक आइडियल टीचर के लिए न केवल अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, बल्कि उसका मिलनसार होना भी बहुत जरूरी है, ताकि स्टूडेंट जो है वो बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के उसके साथ बातचीत कर सके। जी हाँ, इसी के साथ अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक मानकीकृत पठन परीक्षा के परिणामों का सबसे कम उचित उपयोग क्या है? इसके ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान देना है। सबसे कम उचित उपयोग क्या है? कम बोला गया है ना। चलिए आंसर देखें संभावित। ऑप्शन ए, छात्र की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करना। दूसरा, पठन निर्देश कार्यक्रम का मूल्यांकन करना। तीसरा, रिपोर्ट कार्ड के अंकों के आधार पर है ना उपयोग करना। चौथा है अभिभावक सम्मेलन के आधार के रूप में उसका उपयोग करना। आइए आंसर जाने। रिपोर्ट कार्ड के अंकों के आधार के रूप में उसका उपयोग करना ही एक मानकीकृत पठन परीक्षा के परिणामों का सबसे कम उचित उपयोग होता है। कम कम है, याद रखिएगा। आइए बूस्टर डोज देखें। मानकीकृत परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखने के स्तर को समझना और शिक्षण विधियों में सुधार करना होता है। इसका उपयोग केवल रिपोर्ट कार्ड पर अंक देने के लिए बिल्कुल है ना न्याय संगत माना जाता है, लेकिन बहुत ही कम, और उसी कम को ही हमें चुनना है। आइए अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का क्या तात्पर्य है? लीजिएगा, मूल्य शिक्षा है ना, वैल्यू एजुकेशन, इसका क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है छात्र को स्वस्थ बनाना। दूसरा है छात्र को नौकरी दिलाने योग्य बनाना। तीसरा है सद्गुणों का समावेश करना। चौथा है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। और यही आना चाहिए लेकिन नहीं आया। क्या आ गया? सद्गुणों का समावेश करना। ये मूल्य शिक्षा का तात्पर्य है। आइए इसके बारे में और जानें। मूल्य शिक्षा का प्राथमिक और सबसे सटीक अर्थ छात्रों में मानवीय, नैतिक और सामाजिक सद्गुणों जैसे ईमानदारी, करुणा, सत्य और जिम्मेदारी, इसका विकास करना और उन्हें आत्मसात करना होता है। तो ये 2020 क्वेश्चन का एक संग्रह था, जो निश्चित रूप से आपको ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, इसको समझने में मदद करेगा। यदि इस क्वेश्चन का संग्रह बहुत अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली आपको यूनिट फर्स्ट से लेकर के 10 तक पूरा पूरा जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसका वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो विगत कई वर्षों से उससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, ये डेली आपको मिलेगा। चलिएगा, थैंक यू।